नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को। आज हम लोग कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले हम लोग 160 क्वेश्चन इस पीडीएफ से हम लोग देख चुके हैं। इससे पहले भी इस टॉपिक का कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने किए हुए थे। तो इससे आगे का आज हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो कि ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए। आप सबको पता भी है और बहुत ही ईजी भी टॉपिक है। सबसे ज़्यादा ईजी अगर कहें तो यही टॉपिक आपका है, और इसी टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन भी आते हैं। मिडवाइफरी से भी ज़्यादातर आते हैं, और इसके बाद इसी से ज़्यादातर क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं एग्ज़ाम में। तो चलिए आज हम लोग यहाँ से क्वेश्चन हम लोगों का स्टार्ट होंगे। तो जो भी कैंडिडेट अभी तक क्लास में नहीं ज्वाइन किए हैं, ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि रेलवे की जो न्यू वैकेंसी है वो आ रही है। अगर वो आ रही है तो आपको तैयारी में अब लग जाना चाहिए। बिहार वाला तो है ही, लेकिन रेलवे भी मास संख्या में बहाली दे रहे हैं। तो ऐसे में आप लोग अपनी तैयारी पर अब पूरी तरीके से फोकस रखें, अपनी तैयारी को बेहतर बनाए। वही आपको जॉब दिला सकता है, वही आपका रिज़ल्ट ला के दे सकता है। तो इसके लिए आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट करके, कॉल करके, व्हाट्सअप करके क्लास के ग्रुप में जुड़ सकते हैं, और वहाँ से आपको सारा नोट्स पीडीएफ सारे कुछ मिलते हैं। डेली आपको क्लासेस तो मिलते ही हैं, नोट्स और पीडीएफ भी आपको मिल जाते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि निम्न में से कौन सा उपकरण गृह मुलाकात किट में नहीं शामिल है। इससे पहले हम लोग बहुत गृह मुलाकात के बारे में देखे कि गृह मुलाकात के दौरान क्या क्या कार्य होना चाहिए। नर्स जो भी आप लोग को भेजा जाएगा ड्यूटी में, तो क्या होना चाहिए, गृह मुलाकात का क्या लाभ है, ये सब हम सारे कुछ देख चुके हैं इससे रिलेटेड और क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि जो गृह मुलाकात में किट का जो बॉक्स होता है ना, जिसमें मेडिसिन और कुछ इक्विपमेंट, छोटे इक्विपमेंट जो होते हैं वो सब जो लेकर जाते हैं, तो उस बॉक्स में कौन सा जो उपकरण है वो नहीं रखा जाता है। जैसे यह रक्त दाब मापी, तो ये तो आपको लेकर जाना पड़ेगा, ये तो रखेंगे ही। स्टेथोस्कोप ये भी बहुत बड़ा होता नहीं है, इसको भी कैरी करके ले जा सकता है, और इसका ज़रूरत भी पड़ता है क्योंकि यह दिल की धड़कन को नापते हैं। तो स्टेथोस्कोप भी आपको लेकर जाना पड़ेगा, ये भी उसमें रहते हैं। जो गृह मुलाकात का किट होता है, किट मतलब बॉक्स जो होते हैं, किट बॉक्स उसमें रहता है। किडनी स्ट्रे भी रहते हैं। वज़न मापने की मशीन, ये थोड़ा भारी भी होता है और थोड़ा वज़नदार भी होता है। इसको मतलब कि कैरी करने में भी दिक्कत होगी, उस बॉक्स में भी ले जाने में दिक्कत होगी, और तो इसलिए मतलब और इसका उतना इम्पैक्ट ज़रूरत भी नहीं पड़ते हैं। तो ये मतलब कि वज़न वाली जो मशीन है वह गृह मुलाकात के किट में नहीं होते हैं। हाँ, हॉस्पिटल सब में रहते हैं, लेकिन वो उस जो किट आप कैरी करके ले जा रहे हैं, क्योंकि गृह मुलाकात में जाइएगा तो आपको किसी गांव, किसी शहर में भेजा जाएगा, वहाँ के घर घर जाकर मुलाकात करने होंगे, तो उसमें तो आप इतना वजन वाली चीज़ें, इक्विपमेंट आप कैरी करके तो ले नहीं जाएंगे। तो यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यही आपसे पूछ रहा था कि इनमें से कौन ऐसा किट है जो गृह मुलाकात में मतलब कि नहीं लिया जाता है, उस किट में नहीं शामिल होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि गृह मुलाकात बैग के लिए असत्य कथन को खोजना। सत्य नहीं, असत्य कथन को खोजना है गृह मुलाकात बैग के लिए। फर्स्ट है, बैग खोलते समय सफाई का ध्यान रखना चाहिए। ये तो बिल्कुल सही है, बैग खोलते समय तो सफाई का ध्यान रखना ही चाहिए। दूसरा है, साबुन नाखून साफ करने का ब्रश और बैग की बाहरी जेबों में रखना चाहिए। हाँ, जैसे साबुन और नाखून साफ करने वाले जो ब्रश सब होते हैं, वो सब जनरली आप लोग भी इतना तो समझते हैं, सब समझते रहते हैं कि मतलब उसको जो बाइक का बाहरी जेब होता है, मतलब बाहरी जो बनाया गया रहता है, उसमें बहुत सारा चेन लगा हुआ रहता है ना, तो मतलब जो बाहरी जेब जिसको बोलते हैं बाहर, तो उस बाहर वाले में ही हम लोग उसको रखते हैं, और ये रखना भी चाहिए। ये भी सही है। अगला है कि बैग आवश्यक नहीं, मतलब कि अनावश्यक है, कि अनावश्यक नहीं खोलना चाहिए। हाँ, बिना ज़रूरत का उसको नहीं खोलना चाहिए, तो ये भी सही है। अगला है कि बैग में व्यक्तिगत सामग्री, पर्स, मोबाइल आदि रखनी चाहिए। गृह मुलाकात का जो बैग ले जाते हैं वो तो पर्स मोबाइल के लिए दिया नहीं जाता है, तो ये इसका
गलत हो जाएगा और गलत ही आपको खोजना था कि इसमें से कौन सा असत्य कथन है। तो उसका क्वेश्चन इसका क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लिनिक की स्थापना का उद्देश्य क्या है। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि क्लिनिक की स्थापना का उद्देश्य क्या होंगे। बहुत सारा कैंडिडेट का कहना है सर इससे बहुत इजी क्वेश्चन है। तो मिडवाइफरी आते हैं तो वहाँ पर आप लोग घबराने भी लगते हैं क्योंकि उसमें थोड़ा सा टफ क्वेश्चन भी रहता है। तो ये इसमें आपको अगर इजी मिल रहा है तो उसको इंजॉय लेकर पढ़िए, अच्छा से पढ़िए और उसको इतना इतना अच्छा से पढ़िए कि वो आपको एग्ज़ाम हॉल तक काम आए, एग्ज़ाम हॉल में कन्फ्यूजन न रहे और आप सही आंसर करके वहाँ से आए। कह रहे हैं कि क्लिनिक की स्थापना का उद्देश्य क्या है। रोग का पहचान करना, परामर्श, अनुवर्ती उपचार या ऑल ऑफ दीज। क्या हो जाएगा। तो क्लिनिक की स्थापना का उद्देश्य जो है क्या है, ये सभी है। रोग का पहचान करना भी क्लिनिक की स्थापना का उद्देश्य रहता है। किसी रोग का पहचान करके उसका मतलब कि निदान करना, उसका उपचार करना, परामर्श देना, क्लिनिक में परामर्श भी दिए जाते हैं। अनुवर्ती उपचार भी किए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि क्लिनिक की विशेषता नहीं है, इनमें से कौन क्लिनिक की विशेषता नहीं है। जैसे क्या दिया है कि रोगी को भर्ती करना, मतलब कि क्लिनिक की विशेषता नहीं है वो खोजना है। रोगी को भर्ती करना ये तो सही है, मतलब कि रोगी को तो उसमें भर्ती किया जाता है। तो मतलब कि ये इसका कह रहा है कि विशेषता नहीं है। दूसरा है कि अनुवर्ती उपचार, सॉरी ये मतलब यही गलत हो जाएगा और गलत ही खोजना था। समयबद्धता, इनमें से कोई नहीं। मतलब क्लिनिक की विशेषता ये नहीं है। मतलब क्लिनिक में क्या किया जाता है, मतलब कि ये अनुवर्ती उपचार ये सब तो किए जाते हैं लेकिन उसमें रोगी को भर्ती नहीं किया जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि क्लिनिक स्वामित्व का आधार पर नहीं है। मतलब कि क्लिनिक का जो स्वामित्व है वह किस आधार पर नहीं है या कैसे है वो, मतलब किस आधार पर रहता है कि इसमें से दिया गया है उसमें से किस आधार पर वो नहीं है। जैसे कि सरकारी, निजी, ट्रस्ट या दंत क्लिनिक। तो क्या हो जाएगा, कह रहा है कि क्लिनिक स्वामित्व के आधार पर नहीं होता। मतलब कि ऐसा नहीं है कि मतलब कि दांत के आधार पर ही क्लिनिक होता है, दंत क्लिनिक मतलब कि। तो ये सरकारी भी हो सकता है, निजी भी हो सकता है, किसी ट्रस्ट का भी हो सकता है। ये ऐसा नहीं है कि दंत क्लिनिक के आधार पर ही क्लिनिक बनाया जाता है, ये गलत है। तो यही आपको खोजना था। अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि क्लिनिक में नर्स का कार्य क्या है। अगर आप लोग को जॉब लगता है, अगर आपको क्लिनिक में दिया जाता है तो क्लिनिक में नर्स का कार्य क्या होता है। रोगी को पंजीकरण करना, अगला है रोगी का तो पंजीकरण किया ही जाएगा। अगला है कि चिकित्सक के आदेशों का अनुसरण करना। जो डॉक्टर आदेश निर्देश देंगे उसको तो नर्स पालन करेंगे ही, ये भी सही है। स्वास्थ्य शिक्षा देना, ये भी सही है। तो आप सबका ड्यूटी क्या बन जाएगा क्लिनिक में भी, ये मतलब कि ये तीनों आप सबका मतलब कि कार्य है। मतलब क्या, रोगी का पंजीकरण करना, चिकित्सक डॉक्टर के आदेशों का अनुसरण करना और स्वास्थ्य शिक्षा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा क्लिनिक स्वामित्व के आधार पर है। इसमें से दिया गया क्लिनिक वो किस स्वामित्व के आधार पर है, ये आपसे पूछा जा रहा है। शोषण रोग क्लिनिक, ये तो किसी रोग पे मतलब रोग का नाम है तो इसके आधार पर तो बनता नहीं है क्लिनिक। मनोरोग क्लिनिक, दस्त रोग क्लिनिक, ये सब नहीं। निजी क्लिनिक होता है, प्राइवेट क्लिनिक होते हैं, ये सब होते हैं। मतलब निजी उसी को प्राइवेट करते हैं, निजी या गवर्नमेंट सरकारी के लिए। तो ये इसका करेक्ट हो जाएगा। इस आधार पर बनते हैं, कहते हैं कि ये निजी क्लिनिक है, ये सरकारी क्लिनिक है। देखिए क्लिनिक वाला सारा क्वेश्चन एक जगह रखा गया है
ताकि आप जब रिवाइज करें, जब भी आपको क्लिनिक वाले में कन्फ्यूजन लगे तो एक जगह आपको सारा मिल जाए, ताकि आपको कन्फ्यूजन न रहे। क्योंकि अगर अलग अलग रहता है, अगर कन्फ्यूजन रहता है, इस क्वेश्चन इस टाइप में ये था, इसका आंसर ये था, तो वहाँ पर आपको खोजना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर एक ही जगह रहेगा सारे एक टाइप का क्वेश्चन, तो उसमें आपको उस समय अगर दिक्कत कभी आती है, कभी कन्फ्यूजन आते हैं, तो वहाँ पर आप डायरेक्ट खोज सर्च ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, आपको एक साथ सारा कुछ मिल जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। नहीं, ये क्वेश्चन नहीं हुआ है अभी। ये क्वेश्चन कह रहा है कि परिवार नियोजन क्लिनिक में किस प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती है। कह रहे हैं कि परिवार नियोजन क्लिनिक जो होते हैं उसमें किस प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती है। गर्भ निरोधक साधन का उपयोग, तो ये तो करवाए जाते हैं। बच्चों के मध्य अंतराल, इसके बारे में भी बताया जाता है। अनचाहे गर्भ से मुक्ति, यदि गर्भ नहीं चाहते हैं प्रेगनेंसी फिर भी हो जाते हैं, तो उससे मुक्ति भी क्लिनिक में होते हैं। तो ये तीनों वहाँ पर मतलब कि परिवार नियोजन जो क्लिनिक होंगे उससे रिलेटेड तो वहाँ पर होते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका ऑल ऑफ दिस तीनों सही है। अगला आपका क्वेश्चन है कि रेफरल प्रणाली के अंतर्गत किस प्रकार के रोगी का रेफरल नहीं करना चाहिए। कह रहा है कि रेफरल प्रणाली के अंतर्गत किस प्रकार के रोगी को रेफरल नहीं करना चाहिए, मतलब कि एक से दूसरी जगह रेफरल नहीं करना चाहिए। यह कि मस्तिष्क घात रोग, दूसरा है पक्षघात, तीसरा है संधाधिक रोगी या तीव्र दर्द। तो किस केस में रेफरल प्रणाली के अंतर्गत किसी प्रकार के रोगी का रेफरल नहीं किया जाता है। तो ये किस केस में, जब संधाती रोगी होंगे उस केस में। किस में, तो संधाती रोगी के केस में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि रेफरल प्रणाली की आवश्यकता क्यों होती है। कह रहा है कि अब रेफरल प्रणाली की आवश्यकता क्यों होती है। तो इसका सिंपल सा मतलब कि फंडा है, क्या है इसका सिंपल सा आपका आंसर भी पता होंगे। जैसे इस ऑप्शन से ही हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि रोगी के जीवन के रक्षा करना, ये भी सही है। रोगी को नैदानिक सेवाएं प्रदान हो, इसलिए भी रेफर किया जाता है। समय पर प्रबंधन से मृत्यु दर को न्यून करने के लिए भी ये मतलब कि रेफर किए जाते हैं। मतलब कि जैसे क्या, पीएचसी सेंटर में सीएचसी सेंटर में भेजे जाते हैं, रेफ़र किए जाते हैं। तो ये इन सारे सुविधाओं के लिए, इन सारे के आवश्यकताओं के लिए किए जाते हैं। तो इसका भी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ये सभी। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि हृदय घात क्या है, हार्ट अटैक। कह रहा है हृदय घात हार्ट अटैक रोगी को कहाँ रेफर करने की आवश्यकता है। कह रहा है कि हृदय घात हार्ट अटैक रोगी को कहाँ रेफर करने की आवश्यकता है। स्नायु रोग चिकित्सालय में, या जिला चिकित्सालय, हृदय रोग चिकित्सालय, या ट्रोमा सेंटर में। तो जो हृदयघात हार्ट अटैक वाले जो पेशेंट होते हैं उसको कहाँ रेफर किए जाते हैं, तो उसको जो किया जाता है कहाँ किए जाएंगे, ये तो आप भी बता सकते हैं उसको, मतलब कि हृदय रोग चिकित्सालय में रेफर किए जाएंगे। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन सा MLC केस के श्रेणी में नहीं आता है। इनमें से कौन ऐसा है जो MLC केस के में नहीं आते। जैसे स्पर्श दंश, विषाक्तता, पॉइजनिंग, दुर्घटना, या पक्षाघात। तो क्या होगा, तो ये पक्षाघात जो है वो MLC श्रेणी में, MLC के केस के श्रेणी में नहीं आता है। सर्वदंत जो सांप काट लेते हैं उसमें भी MLC के केस में ही आते हैं। और विष पॉइजनिंग से जो मतलब पॉइजन खा के या जो मर जाते, डेड हो जाते हैं, जो पॉइजनिंग केस रहते हैं वो भी MLC के अंतर ही आते हैं।
दुर्घटना भी इसी के अंतर्गत आते हैं, लेकिन पक्षाघात इसके अंतर्गत नहीं आते। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ट्रामा सेंटर पर किस प्रकार की रोगी का उपचार संभव है। तो ट्रामा सेंटर पर किस प्रकार का, तो पक्षाघात, पैरालिसिस। पक्षाघात मतलब क्या होता है, पैरालिसिस जो पेशेंट होते हैं उसका उपचार संभव मतलब कि नहीं है। कहाँ, ट्रामा सेंटर पर। ठीक है, अगला है पक्षाघात समझ गए ना, पैरालिसिस को बोला जाता है। अगला है कि निम्न में से किस अवस्था में ज्वर से पीड़ित रोगी की कोल्ड स्पॉनिंग करना आवश्यक नहीं है। किस टेम्परेचर पर, किस अवस्था पर, 90 डिग्री फ़ारेनहाइट, 99 डिग्री फ़ारेनहाइट, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, 101 डिग्री, 105 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो कितने पे किए जाते हैं, तो ये किया जाता है आपका 99 मतलब 99 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। कितना पे, तो 99 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि दस्त से पीड़ित कह रहा है कि दस्त से पीड़ित रोगी का उपचार निम्न में से है कौन सा। तो दस्त में आपको पता है कि क्या दिया जाता है, ORS घोल भी दिया जाता है, जिंक की गोली भी दी जाती है, प्रतिजैविक भी दिया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। जब भी आपको ज़्यादा उल्टियाँ हो जाते हैं, उल्टी या पेट मतलब कि जो आपका मतलब कि लेटरिन मतलब बहुत पतला हो जाता है, दस्त होने लगते हैं, तो उस केस में क्या होते हैं, तो ORS का घोल भी दिया जाता है, जिंक प्रतिरोधक जिंक की गोली भी दिया जाता है, प्रतिजैविक भी दिया जाता है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लू लगने की अवस्था में निम्न में से क्या नहीं देखा जाता है। कह रहा है कि लू लगने, हार्ट स्ट्रोक, क्या है, हार्ट स्ट्रोक की अवस्था में निम्न में से क्या नहीं देखा जाता है। तो जब लू लगता है, हार्ट स्ट्रोक होता है, तो उस केस में हाइपोथर्मिया नहीं देखा जाता। किसका, तो हाइपोथर्मिया अवस्था को नहीं देखा जाता। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कुत्ते के काटने पर नहीं किया जाना चाहिए। और आप सब बता भी सकते हैं कि कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होते हैं। तो जैसे कि हमने आपको एक बार बताए थे, कल की क्लास में भी उसका जिक्र किए थे, जहाँ प्लेग रोग आया था, प्लेग रोग से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, तो वहाँ पर हमने आपको बता रखे थे कि जैसे कि प्लेग रोग जो होते हैं वो चूहा से फैलते हैं। किससे, तो चूहा से फैलते हैं। वही यदि हम कुत्ता की बात करें, तो कुत्ता के काटने से भी एक भयंकर बीमारी होती है, रोग फैलता है। क्या, तो राइबीज। क्या होता है, कुत्ता के काटने से राइबीज बीमारी होते हैं, जो कि अभी तक इसका इम्पैक्टफुल ऐसा वैक्सीन भी नहीं बना है। इसलिए कुत्तों से सावधान रहे, कुत्ता काटे नहीं किसी को, क्योंकि इससे राइबीज नामक खतरनाक बीमारी होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन वो नहीं है, हमारा क्वेश्चन कुछ और कह रहा है। क्या कह रहा है कि कुत्ते के काटने पर नहीं किया जाना चाहिए। क्या, घाव को बहते पानी में धोना, या घाव की मरहम पट्टी करना, AS भी दिया जाना, या AR भी दिया जाना। तो कुत्ते के काटने के केस में क्या नहीं किया जाता है, तो AS भी नहीं दिया जाता है। क्या, AS भी नहीं दिए जाते हैं कुत्ते के काटने के केस में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ASV इंजेक्शन से ही है। अभी हम लोग देखें कि ASV इंजेक्शन नहीं दिया जाता कुत्ते काटने के केस में। यहाँ पर है कि ASV इंजेक्शन दिया जाता है। तो ASV इंजेक्शन किस में दिया जाता है, कुत्ता में तो नहीं दिया जाता है, लेकिन किस में दिया जाता है,
तो ये दिया जाता है ASV इंजेक्शन सांप काटने पर, क्योंकि सांप का जहर अलग होता है, कुत्ता का अलग होता है। उसमें मतलब बैक्टीरिया सब फैलता है, कुत्ता के काटने से सांप में मतलब कि उसमें जहर होते हैं जो कि पूरे शरीर में फैलते, धीरे धीरे मस्तिष्क तक चले जाते हैं, तो आदमी की मृत्यु बहुत नज़दीक आ जाते हैं। और सांप में हमने बता रखे हैं कि जैसे कि रसर वाइपर सब हो गया, ये सब क्या है बहुत ही उसके बाद कोबरा हो गया, वो सब बहुत ही जहरीला सांप होते हैं। तो ये मतलब कि ASV जो इंजेक्शन जो दिया जाता है वो किस में दिया जाता है, तो सांप के काटने के केस में ही ASV इंजेक्शन दिए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि कान से, क्या कह रहा है कि कान से जीविक बाहरी वस्तु हटाने के लिए करना चाहिए। कह रहा है कि कान से जीविक बाहरी वस्तु को हटाने के लिए क्या करना है, मतलब कि कान में यदि कोई बाहरी चीज़ें चला जाता है या वस्तु या कोई चीज़ चले जाते हैं, तो उसको जीविक बाहरी निकालने के लिए, हटाने के लिए क्या करना चाहिए, वैसलीन कान में डालना चाहिए, तेल कान में डालना चाहिए, चिमटी से पकड़ कर बाहर करना चाहिए, ऑल ऑफ दीज। तो क्या करना चाहिए, तो इन सभी के माध्यम से उसको निकाल सकते हैं। क्या चीज़, तो तेल डालकर भी, जैसे चींटी सब चला जाता है तो क्या करते हैं, तेल ही अक्सर डालते हैं। अब उसको तो चिमटा से आप पकड़ने नहीं जाएंगे, या डॉक्टर भी नहीं जाएंगे चिमटा से पकड़ने, क्योंकि चींटी तो बहुत छोटा होता है, तो उसको जनरली तेल डालकर निकाल लिया जाता है। वैक्सीन से भी कोई वस्तु चला जाए तो उसको निकाला जाता है, चिमटा से भी पकड़ कर निकाले जाते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों का जो इस टॉपिक का कुछ और क्लासेज होंगे, उसके बाद हम इसको कुछ दिन के लिए ड्रॉप करेंगे, फिर आएंगे इस पर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पर, लेकिन बीच में कुछ दिन के लिए हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो कुछ दिन और चलेगा, 5-6 रोज़ हम लोग और इसको चलाते हैं, उसके बाद हम लोग नया टॉपिक पे आएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और जो भी स्टूडेंट अभी तक भी क्लास नहीं ज्वाइन किया, वो सारे कैंडिडेट ज़रूर क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू।